प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के आर मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। गत कालांश में हम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किन परिस्थितियों में करना पड़ता है, इन सब का अध्ययन हम गत कालांश में कर चुके हैं। आज हम भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार, कार्य, इनका अध्ययन करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों की तरह बहुत व्यापक है। संविधान के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री का कार्य राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग और परामर्श देना है, किंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री तो निर्णय देता है और राष्ट्रपति सहयोग और परामर्श देता है। इसलिए लॉस्की ने इसे समस्त प्रशासन की धुरी तथा रैमजे मयोर ने इसे राज्य रूपी जहाज का कर्णधार और परिचालक कहा है। RSH क्रॉसमैन लिखते हैं कि युद्धोत्तर काल ने कैबिनेट शासन को प्रधानमंत्री शासन में बदलते हुए देखा है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों और भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। मंत्रिमंडल का निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र स्थल। प्रधानमंत्री का प्रथम तथा महत्वपूर्ण काम मंत्री परिषद का निर्माण करना है। इस संबंध में आर्टिकल 75 में कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस प्रकार मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है, उन्हें उनके विभाग सौंपता है, उनके विभागों में हेरफेर कर सकता है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करे या न करे। मंत्रियों की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री को अपने दल के प्रमुख और महत्वपूर्ण नेताओं के दावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जहाँ तक संभव हो, प्रधानमंत्री सभी वर्गों, हितों, धर्मों, क्षेत्रों आदि को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेने तथा उनकी इच्छानुसार विभाग देने को बाध्य होता है। इन सब बातों के होते हुए मंत्रियों के चयन में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री ऐसे मंत्रियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकता है जिन्हें दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके बाद दूसरा भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति व कार्यों का पॉइंट है विभागों का विभाजन तथा मंत्रिपरिषद में परिवर्तन। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चुनाव करने के साथ उनमें विभागों का वितरण भी करता है। तो किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है तथा उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, जबकि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार विभागों का विभाजन कर सकता है, परंतु प्राय उसे दल के प्रभावशाली नेताओं की इच्छाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रकार यदि संविध सरकार है
तो उसे अपने प्रमुख सहयोगी दल के नेताओं की इच्छा का भी ध्यान रखना पड़ता है। मंत्री परिषद का संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्री परिषद के निर्माण, उसके परिवर्तन व उसके अंत में व न उसके संचालन में भी केंद्रीय स्थिति रखता है। यद्यपि प्रधानमंत्री में विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, तथापि व्यवहार में प्रधानमंत्री का पर ही परामर्श ही निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा व संसद का नेता, ये प्रधानमंत्री की अगली शक्ति और कार्य है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। आम चुनाव होते हैं और उस आम चुनाव में जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वह राजनीतिक दल अपना नेता चुनता है। इसको लोकसभा का नेता कहा जाता है, संसद का नेता कहा जाता है और राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यद्यपि श्रीमती गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा की सदस्यता थी, जिस सदन का वो सदस्य नहीं होता उस सदन में वो एक नेता नियुक्त कर देता है जो वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री की अगली शक्ति और कार्य है मंत्रिमंडल का नेता। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। अन्य मंत्री अपने अपने विभागों के लिए निजी रूप में उसके प्रति सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को परामर्श देता है, उनके अच्छे कार्य के लिए उनका उत्साह बढ़ाता है और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर विभिन्न प्रकार की चेतावनी भी देनी पड़ती है। वह अपने मंत्रियों के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तथा मंत्री परिषद के बीच तालमेल बिठाता है। इस प्रकार वो मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। अगली शक्ति व कार्य अधिकार भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के विभागों से संबंध में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। यदि राष्ट्रपति स्वयं कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो प्रधानमंत्री से कहकर प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय को फिर से मंत्री परिषद के सम्मुख रखने के लिए प्रधानमंत्री से कह सकता है। अगली शक्ति व कार्य प्रधानमंत्री के विधायी संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, अतः सभी विधेयक उसी के नियंत्रण में प्रस्तुत किए जाते हैं। चूँकि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अतः सभी विधेयकों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसके बाद अगली प्रधानमंत्री की शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। देश की वित्तीय नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, वित्तीय नीति का प्रमुख दर्पण वार्षिक बजट होता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। बजट का अंतिम प्रारूप वित्त मंत्री के अतिरिक्त केवल प्रधानमंत्री ही देखता है। सभी महत्वपूर्ण वित्त विधेयक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है जो देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अगली
प्रधानमंत्री की शक्ति है या कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय और वैदेशिक संबंध या वैदेशिक शक्तियां। विदेशों से संबंधित मामलों में प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे विदेश विभाग सीधे उसके हाथ में हो या न हो, वह वैदेशिक नीति पर पूरा नियंत्रण रखता है। वही वैदेशिक नीति का निर्माता होता है और इस संबंध में उसके ही शब्द अधिकृत और अंतिम माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ही विदेशों में भारतीय हितों का प्रमुख प्रेरक है। वह ये तय करता है कि किससे और किस प्रकार की संधि की जाएगी। वही अन्य देशों के शासनाध्यक्षों से पत्र व्यवहार करता है। राष्ट्र सम्मेलन की जो बैठकें होती है, महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उनमें वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी यात्राओं के दौरान वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ साथ संबंधित देश व भारत के पारस्परिक संबंधों पर भी विचार विमर्श करता है। अगली भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। सदन को समय से पूर्व भंग कराने की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। इसके माध्यम से वह अपने दल के सदस्यों को नियंत्रण में रखता है तथा विपक्षी सदस्यों पर भी दबाव बनाए रखता है, अर्थात समय से पहले वो लोकसभा को भंग करा सकता है। दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का अपने दल पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, क्योंकि वह अपने दल का सर्वाधिक शक्तिशाली, प्रतिभाशाली एवं चमत्कारिक व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री दल की नीतियाँ, कार्यक्रम और विचारधारा सब कुछ प्रभावित करता है। वह दल का अध्यक्ष हुए बिना दल को नियंत्रण रखता है। उसकी शक्ति एवं स्थिति, उसके रहस्य उसको प्राप्त दलीय समर्थन के आधार पर ही। इसके बाद राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। आम चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव माना जाता है। वो अपने संसदीय दल का भी नेता होता है। जब कभी देश पर संकट आता है तो सारा देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है और जनता बड़े ध्यान से उसके विचारों को सुनती है। प्रधानमंत्री जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलता है तो वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद अगली शक्ति व कार्य भारत के प्रधानमंत्री की केंद्र और राज्यों का समन्वयकर्ता। भारत के संघात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के युग में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व रहा है। प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय व सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर सकती है। भारतीय संघवादी ढांचे में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से केंद्र की शक्तिशाली स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री केंद्र व राज्यों के बीच सहयोगी कड़ी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री राज्यों में राज्यपाल, अन्य देशों में भारत के राजदूतों, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य आयोगों के सदस्यों को की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के हाथ में कृपा तथा अनुग्रह की इतनी व्यापक शक्तियाँ होने के कारण हर कोई प्रधानमंत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इस प्रकार इन नियुक्तियों के द्वारा वह अपना प्रभाव बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की शक्ति व कार्य में नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के अंतर्गत आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है,
सैद्धांतिक रूप से आपातकाल में जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, किंतु व्यवहार में इनका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री शक्तियों का केंद्र बन जाता है तथा इनका दुरुपयोग भी कर सकता है। 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर लागू आपातकाल में अनेक लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध तथा सत्ता की अभिवृद्धि के लिए किए गए संविधान संशोधन इसकी दुरुपयोग का उदाहरण है। अनुच्छेद 356 का भी राज्यों में आपातकाल लगाए जाने के संबंध में अनेक बार सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। ये थी ये विद्यार्थियों भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, अधिकार एवं कार्य। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।